साल 1940 दुनिया में जंग चल रही है और इस जंग को जीतने के लिए जर्मनी ने एक ऐसा प्लान सोचा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कोई हथियार नहीं, कोई फौज नहीं, सिर्फ कागज के नोट। जर्मनी ने एक कैंप में कैदियों को हुक्म दिया कि वो ब्रिटिश पाउंड के बिल्कुल असली जैसे नकली नोट तैयार करें और उसे फिर पूरे ब्रिटेन में फैला दिया जाए ताकि वहाँ की इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल हिल जाए, टूट जाए। प्लान इतना भी आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। इसकी जिम्मेदारी दी गई बेकेट को, जबकि दूसरी तरफ सीन कट होकर हमें एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का सीन दिखाया गया। यहाँ आज एक लड़की की बर्थडे थी और जब ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं तो अचानक ही वहाँ पर जर्मनी की तरफ से एक बॉम्ब गिरा दिया जाता है और एक ही मिनट में उनकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाती। उसके बाद हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर टॉमी को देखा। एक वक्त था कि इस आदमी का नाम सुनकर लोग कांपा करते थे, पर आज वो शहर से दूर एक सुनसान जगह में खामोशी से जिंदगी गुजार रहा था। उसका एक साथी आकर अब उसे खबर देता है कि रात में शहर पर हमला हुआ था और इस हमले में सरवाइव करने वाले लोग अब इन्हीं के इलाके के करीब आकर पनाह ले चुके। मसला ये नहीं था कि लोग उनके इलाके के करीब आए थे, मसला ये था कि उनमें से एक औरत ने टॉमी को पहचान लिया था और उसने इसके बारे में जॉनी से सवाल भी किया और उस आदमी ने जवाब दिया कि टॉमी अब दुनिया से कटकर अपनी एक किताब लिख रहा है। टॉमी जॉनी को यहाँ से भेज देता है और कुछ देर बाद उसे अपनी खिड़की के बाहर कोई बच्ची दिखाई देती है। वो बाहर जाता है और उसे एक लाल स्टॉलर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसने स्टॉलर उठाया, ये उसकी बेटी का था। दूर उसे उसकी बेटी की स्पिरिट भी दिखाई दी जो खेल रही थी, खुश थी। उसे देखकर वो भी खुश हो जाता है और अपनी बेटी के इस दुपट्टे को अपने भाई की गिरफ्त पर रखकर आगे बढ़ जाता है। इस टाइम उसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। वो यहाँ पर खड़ा हुआ ही था कि उसे जॉनी ने आकर बताया कि आज उससे मिलने के लिए उसकी बहन आई है। वो अपनी बहन को भी अपने घर के अंदर नहीं बुलाता बल्कि उससे मिलने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अदा आजकल पार्लियामेंट की मेंबर थी। वो तो अच्छाई के लिए काम करती थी, लेकिन टॉमी हमेशा से बुराई के लिए जाना माना जाता था। वो उससे पूछती है, आखिरी मर्तबा कब इस दुनिया को निकल कर देखा था? पता भी है तुम्हें तुम्हारा बेटा आजकल कर क्या रहा है? बर्मिंघम में पीकी ब्लाइंडर्स चला रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ एक गैंगस्टर ग्रुप, और इस तरह चला रहा है जैसे वक्त रुक गया हो, तुमसे भी ज्यादा जुनून से, ज्यादा खतरनाक तरीके से, और इस तरह उसकी जान को खतरा है। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो तुम्हें वापस आना होगा, अपने बेटे से बात करनी होगी, वरना उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा या फिर लोग खुद उसे खत्म कर देंगे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद टॉमी जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आर्थर के मर जाने के बाद मुझे इस जिंदगी में कुछ नजर नहीं आता। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो टूट चुका है। यहाँ दोबारा हमें उसी फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर वेपन्स बन रहे थे और जहाँ पर धमाका हुआ था। अचानक वहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स की एक वैन आकर रुकती है जिसमें से उनका लीडर ड्यूक निकलता है जो कि टॉमी का ही बेटा है। उसके आते ही यहाँ पर पुलिस भी अपना काम करना छोड़ देती है और ड्यूक के सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट का सारा सामान उठाकर अपनी गाड़ियों में भरने लगे। यहाँ पर एक आदमी हिम्मत करते हुए ड्यूक को कहता है, तुम ये सामान नहीं ले जा सकते, ये सामान गवर्नमेंट की मिल्कियत है जो गवर्नमेंट जंग में इस्तेमाल करेगी। लेकिन ड्यूक का साथी उन्हें आकर धमकाता है कि किसी ने भी अगर हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो उसका नतीजा वो नहीं बल्कि उसकी फैमिली भुगतेगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक बंदा जब उसके सामने आता है तो ड्यूक उसे मार डालता है और ये लोग फिर सामान भरकर ले जाते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं पाता। जब तक अदा वहां पर पहुंचते हैं तब तक तो खेल खत्म हो चुका था और वहां पर खड़े हुए सभी लोग अदा को ही बुरा भला कहने लगे थे और साथ में वो ये भी कहते हैं, अब क्या तुम हमारा तमाशा देखने आई हो? ये सब भी तुम्हारे पीकी ब्लाइंडर्स का किया धरा है। अदा सबको बताना चाहती थी कि पीकी ब्लाइंडर्स में चाहे उसके खून के रिश्ते काम करते हैं, लेकिन कभी उसने पीकी ब्लाइंडर्स का साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ अदा की कोई भी नहीं सुनता। सीन कट होता है और कुछ देर बाद हमें पीकी ब्लाइंडर्स के अड्डे पर जॉन बकेट को दिखाया जाता है जो कि ड्यूक से मिलने आया था। वो चमचमाते हुए $5 के नोट उसके टेबल पर रखता है और कहता है, 350 मिलियन पाउंड और है मेरे पास। बस करना यह है कि क्रिमिनल नेटवर्क के जरिए ये पैसे ब्रिटिश इकोनॉमी तक भिजवाएं और उसके बदले तुम्हारा हिस्सा होगा 70 मिलियन, यानी इस पूरी अमाउंट का 20%। वो कहता है, ये डील तो वैसे मैं टॉमी से करने आया था, लेकिन अब तुम सामने बैठे हो। उसकी ये बात सुनना था कि ड्यूक को गुस्सा आ गया। उसने उसके ऊपर गन दानी और कहा, अब टॉमी यहाँ नहीं आता, अब यहाँ का बॉस मैं हूँ, मैं और कोई नहीं। जो फैसला करना होगा वो मैं ही करूंगा। अपने आप को बॉस ना कहने के गुस्से में वो बिना सोचे समझे इस डील को कबूल भी कर लेता है, एक चैलेंज के तौर पर। सीन कट होता है और हमें टॉमी के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी, जैसे उसके घर के दरवाजे खिड़कियां खुले हुए थे जिसे वो हमेशा बंद करके रखता था।
वो नोटिस करता है कि उसके घर में एक औरत घुस आई थी जो उसी की किताबें पढ़ रही थी। टॉमी उस लड़की को देखता है और एक पल के लिए खो सा जाता है। इस लड़की के चेहरे में उसे कोई और दिख रहा था और वो लड़की खुद ही बता देती है कि तुम्हें मुझ में तुम्हारी वाइफ दिख रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेरी जुड़वा बहन थी। यहाँ पर वो एक शॉकिंग ट्विस्ट ये बताती है कि वो अपनी बहन की स्पिरिट से बात कर सकती है और उसी स्पिरिट ने उसे जबरदस्ती टॉमी के पास भेजा है। यानी टॉमी की वाइफ ने अपनी बहन को टॉमी के पास भेजा था। टॉमी अपनी वाइफ की याद में खो जाता है और हमें पास्ट में 1914 का वक्त दिखाया जाता है जब वो दोनों मिले थे। एक रेफ्यूजी कैंप में ये दोनों मिले थे और फिर उसके बाद उनके पास ड्यूक पैदा हुआ था। सीन प्रेजेंट में आते हैं और पता चलता है कि ये सारी कहानी वो औरत ही टॉमी को बता रही थी। और ये सब सुनकर टॉमी हैरान भी था क्योंकि ये बातें सिर्फ उसे और उसकी वाइफ को पता थी। वो कहते हैं अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया होगा। असल में मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़े खतरे में है। वो इस टाइम बुरे लोगों के साथ मिल चुका है। वो उसे उसके बेटे की मदद करने को कहती है, लेकिन टॉमी कहता है वो जमाना गया जब मैं उस तरह के काम किया करता था। तब वो लड़की कहती है अगर तुमने मेरी बात मानकर अपने बेटे को बचा लिया तो मैं और तुम्हारी वाइफ मिलकर तुम्हें वो सुकून दे देंगे जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम इतने अरसे से तलाश में हो। अब टॉमी की वाइफ अपनी बहन के जरिए टॉमी से बात करती है और कहती है ऑथर उस रात अकेला नहीं था ना। असल में टॉमी की वाइफ उस रात की बात कर रही थी जिस रात ऑथर मरा था। टॉमी एक पल के लिए लंबा सांस लेता और फिर आहिस्ता से बोलता है हाँ मैं वहाँ था। उस दिन ऑथर परेशान था, मुझसे पैसे मांगने आया था और गन भी वो साथ लेकर आया था। उसने मेरी गाड़ी ली थी। उस टाइम वो नशे में धुत था। उसने मुझे ही शैतान समझना शुरू कर दिया और आगे जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक हादसा था। सिंकट होकर अब हमें टॉमी के बेटे ड्यूक और उसकी बहन एडा को दिखाया जाता है। एडा ड्यूक को समझाने आई थी कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो मत करो। लूट मार, गरीबों का पैसा इस तरह मत लूटो और ना ही गवर्नमेंट के खजाने लूटो। इस तरह हम जंग हार जाएंगे। जंग लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और अगर तुमने ये सब करना ना बंद किया तो फिर देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगी। यहाँ पर ड्यूक उसकी धमकी पर हंसता है और कहता है आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सके। कौन रोकेगा मुझे? आप, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पुलिस जो मेरे एक इशारे पर नाचती है। मुझे रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मेरा बाप टॉमी, जो कि अब आधा दिमाग से पागल हो चुका है। उसे इस इंडस्ट्री में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। वो भी मुझे रोकने नहीं आएगा। और हाँ, आपको एक और बात बताता चलूं, अब मैं कुछ ऐसा बड़ा करने वाला हूँ जिसके बारे में कभी मेरे डैड या मेरे अंकल ने सोचा भी नहीं था। एटा अब इसे छोड़कर उसी के ग्रुप के एक मेंबर चार्ली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपने ही भतीजे के खिलाफ खड़े होने का फैसला ले। मैं बहुत सारे सबूत लेकर आर्मी कोर्ट में जाऊंगी और ये साबित करूंगी कि मेरे भतीजे ने लूटमार की है और गवर्नमेंट का सामान चुराया है। इसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो कि मेरी बात की गवाही देंगे। मुझे प्लीज इन लोगों के एड्रेस बता दो। चार्ली उस पर्ची को पकड़ता है, उसे देखता है और फेंक देता है। कहता है कि सब कुछ बेकार है। उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो उसके डैड हैं, ना कि गवर्नमेंट और मिलिट्री। अब बेटा यहाँ से तंग आकर उन लोगों के पास जाती है जिनका घर जर्मन बॉम्ब्स में तबाह हो गया था और वो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। वो उन लोगों से कहती है मैं जानती हूँ कि आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात के गवाह हैं कि बर्मिंघम फैक्ट्री में ड्यूक ने लूटमार की है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसके खिलाफ गवाही दें। लेकिन यहाँ उसकी बात मानने को कोई भी तैयार नहीं होता। जबकि अगली सुबह हमें दोबारा टॉमी को दिखाया जाता है, जो सुबह को जब उठता है तो देखता है कि वो लड़की घर से जा चुकी है। लेकिन उसकी बातों का इतना असर जरूर हुआ था कि टॉमी ने अपने बेटे को रोकने का फैसला कर लिया था। वो उठते ही अपनी बेटी का स्कार्फ उठाता है जो आज उसके बेडरूम में आ गया था और ये उस लड़की ने ही लाकर रखा होगा। वो स्कार्फ को जाकर अपने भाई की ग्रेव पर रखता है और तैयार हो जाता है। वो जब अपनी कार निकाल रहा होता है तो यहाँ पर जॉनी उसे आगे जाने से मना करता है क्योंकि टॉमी के लिए पूरे शहर में बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन टॉमी को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ हम दोबारा ड्यूक को देखते हैं जिससे वही आदमी मिलने के लिए आता है जिसने उसे नकली पैसे बैंकों में फैलाने का ऑर्डर दिया था। वो उसे बताता है कि तुम्हारी आंटी ही तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रही है और तुम्हें जेल भेजना चाहती है। अगर इस तरह हुआ तो मेरा भी काम पूरा नहीं होगा। तुम इस सब चीजों को कैसे संभालोगे? मुझे अब टेंशन। तुम्हें अपना हिस्सा यानी 7 करोड़ चाहिए भी है नहीं? ये बातें सुनकर ड्यूक को जैसे जोश आ गया था। वो भी अब निकल पड़ता है एडा को मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि एडा अदालत में सबूत पेश करने जा रही थी। वो उसका पीछा करता है और फोन बूथ में छुपकर उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। ऐसा नहीं था कि उसका निशाना कच्चा था, बल्कि निशाना उसने जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि वो अपनी आंटी को नहीं मार सकता था। बहुत कुछ सोचते हुए अब वो दोबारा अपनी आंटी का पीछा करने लग जाता है और अचानक दोबारा से गोली चलने की आवाज आती है और एडा नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि गोली जॉन ने चलाई थी, उसे मनी लॉन्ड्रर। ड्यूक तो बस गन वाला हाथ ऊपर कर एडा को बताना चाह रहा था
कि उसके ऊपर गोली जिसका मुंह गई। टॉमी जो कि अपने बेटे से मिलने के लिए आ रहा था, वो भी रास्ते में ही था कि उसे दरमियान में अपनी बहन खड़ी हुई दिखाई देती है। वो जानता था कि ये उसकी बहन की स्पिरिट है और ऐसे वो समझ गया कि उसकी बहन भी मारी जा चुकी है। असल में टॉमी के पास साइड आई थी, जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों को भी देख पाता था। अपनी बहन को मरा हुआ देखकर वो भी टूट जाता है। बिना वक्त ज़ाया किए अब टॉमी अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक जगह पर आ जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर उसके बेटे और उसके लोग काम किया करते थे, पर यहाँ पर जब उसे उसका बेटा नहीं मिलता तो वो एक बहान में जाता है। वहाँ जाकर वो सब लोगों से ड्यूक के बारे में पूछता है, पर कोई उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो वो यहाँ का म्यूजिक बंद कर देता है और अब सबसे पूछता है, बताओ ड्यूक कहाँ है। उसे देखकर काफी सारे लोग तो कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही टॉमी के बारे में जानते थे, पर एक लड़का वो नहीं जानता था टॉमी को। वो अपनी जवानी दिखाते हुए टॉमी के सामने आ जाता है और कहता है, म्यूजिक दोबारा प्ले करो, और ये जो अभी तुमने म्यूजिक बंद किया है ना, इसकी वजह से अब तुम्हें सजा के तौर पर मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। उसकी ये बात का सुनना था कि सारे लोग जो टॉमी को जानते थे वो और भी अपनी जान बचाने के लिए छुपने लग जाते हैं, और वो लड़का उल्टा टॉमी के ऊपर ही गन तान देता है। टॉमी अब अपनी पॉकेट में से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन निकालते हुए उस लड़के की पॉकेट में डाल देता है। ये देखकर तो लड़के के भी तोते उड़ जाते हैं और वो पैनिक होकर होटल से बाहर भाग जाता है। अपने अंदर से वो बॉम्ब निकाल नहीं पाता और 3 से 4 सेकंड बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी मारा जाता है। खैर यहाँ से अब उसे ड्यूक का पता चल जाता है और वो ड्यूक तक पहुंचता है। ड्यूक के पास जाते ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि ड्यूक ने सारी हदें पार कर दी थी। टॉमी को लग रहा था कि एडा को ड्यूक ने मारा, पर यहाँ ड्यूक उसे कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो उन्हें बचाना चाह रहा था, हाँ, लेकिन बाकी जो काम किए हैं वो मैंने किए हैं। टॉमी उन सारी चीजों के लिए उसे दोबारा मारता है और कहता है कि तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। तो उसका बेटा कहता है, फिर मुझे करना क्या चाहिए था? आपने मुझे सिखाया ही क्या है? यही सब तो सिखाया है जो मैंने किया है। आपने मुझे ये विरासत में दिया है, मैं ये भी ना करूं? टॉमी उसे और मारता है और पूछता है, बताओ एडा का कातिल कौन है? वो बता देता है कि वो एक जर्मन आदमी है जिसने मुझे एक काम भी दिया था। वो उसे सारी प्लान की डिटेल्स बता देता है और उसके बाद टॉमी यहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। वो जानता था कि इस टाइम उसकी बहन की लाश हॉस्पिटल में हो और वो आखिरी बार अपनी बहन से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। इस टाइम जॉनी भी उसके साथ हॉस्पिटल में आया था। वो जॉनी से अपनी गन वापस ले लेता है जो पहले उसने जॉनी को दी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो ड्यूक को मार न दे अपनी बहन को मारने के गुस्से में। इस टाइम गन देते हुए जॉनी उससे पूछता है, आपको यहाँ गन का क्या करना है? तो वो कहता है कि जिसने भी मेरी बहन को मारा है उसका अगला टारगेट मैं हूँ, और वो इंसान ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं अपनी बहन को देखने यहाँ जरूर आऊंगा, इसलिए वो भी यहाँ आएगा, और जब वो यहाँ आएगा तब मैं उससे मार दूंगा। अब वो एडा के पास जाता है और उसे देखकर अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है। वो इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। आज पहली मर्तबा वो एडा के सामने अपना सबसे बड़ा गुनाह कन्फेस करता है, जिसकी वजह से उसने दुनिया को छोड़ दिया था। और वो गुनाह ये था कि उसने अपने ही भाई आर्थर का मर्डर किया था। उस वक्त जब आर्थर उसके पास आया था मदद लेने के लिए, वो बेशक नशे में था, लेकिन फिर भी वो टॉमी से ज्यादा ताकतवर था। गैंगस्टर दोनों ही थे, लेकिन हमेशा अथॉरिटी आर्थर की चलती थी, इसलिए टॉमी को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए उसने भाई को अपने मार दिया था। इन सारी बातों को सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसी सब के दौरान उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि ये उसी का दुश्मन जॉन है। वो भी अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर शूट करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की गोलियों से बच जाते हैं और कवर ले लेते हैं। जॉन टॉमी से कहता है, देखो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दूंगा, सबके पास पैसा होगा, सब अय्याशी की जिंदगी जिएंगे, मुझे ये लड़ाई और जंग नहीं करनी। पर टॉमी को उसकी किसी बात पे ना तो यकीन था, ना ही उसे कोई बात सुननी थी। टॉमी के लिए वो बस उसकी बहन का कातिल था और टॉमी को उसे मारना था। टॉमी उसे मारने के लिए दोबारा जब उठकर गोली चलाता है तो वो आदमी यहाँ पर घोड़ों के ओट में छुपकर भागने में कामयाब हो जाता है, और इस चीज से टॉमी को गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा पीकर एक घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है। काफी अरसे बाद वो शहर में निकला था। शहर के लोग उसका इस्तकबाल करने लगे थे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। वो अब ड्यूक के अड्डे पर आ गया था, जहाँ हम ड्यूक को उसकी आंटी से बात करते हुए देखते हैं। वो ड्यूक को समझाती हैं, देखो मैंने तुम्हारे डैड को समझाया है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे और इसके बदले में तुम भी उनकी मदद करो। तुम बादशाह बनना चाहते हो और उसे सुकून चाहिए। वो एक गोली ड्यूक को पकड़ाती है और कहती है, तुम इसके जरिए उसे सुकून दे देना और वो तुम्हें बादशाह बना देगा। ये कहकर वो बाहर निकल ही रही होती है कि बाहर उसे टॉमी मिल जाता है। वो टॉमी से कहती है,
मैंने तुम्हारे बेटे को समझा दिया है, तुम्हारे मकसद में वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी बहन के कातिलों को भी पकड़ कर मरवाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसके साथ कोऑपरेट करोगे। अगले सीन में हम ड्यूक और टॉमी को एक साथ बैठे हुए और ड्रिंक करते हुए दिखते हैं, जिसके बाद टॉमी यहाँ से निकल जाता है अपनी बहन के फ्यूनरल के लिए। और दूसरी तरफ ड्यूक जॉन को कॉल करके कहता है, तुम्हारी लोकेशन का मेरे डैड को पता चल गया है, वो तुम्हें मारने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, और इसके लिए ज्यादा मेरी डिमांड है ही नहीं, बस जो तुमने कहा था ना 20% उन पैसों का, 7 करोड़ पाउंड, बस वो मुझे दे दो। अपनी जान बचाने के लिए जॉन ये पैसे भी देने के लिए मान जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि टॉमी अपने एक खास आदमी के साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करता है। प्लान तो उस आदमी ने भी बनाया हुआ था, लेकिन जॉनी कहता है हम इस प्लान पर नहीं चलेंगे, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग भी हम कुछ बंदे वहाँ पर भेजेंगे, पर मैं वहाँ टनल के रास्ते जाऊँगा और मुझे वहाँ पर कुछ और बंदे भी चाहिए होंगे जो मेरी मदद करेंगे। दूसरी तरफ दोबारा हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि अब जॉन से जाकर मिल चुका था। वो जॉन को बताता है कि मेरे डैड के लोग 3 छोटी छोटी बोट्स पर बैठकर तुम्हें मारने के लिए आएंगे, तुम चाहो तो उनसे पहले बाहर निकलकर उन पर हमला करके जीत सकते हो। ड्यूक की कही हुई बात सच होती नजर भी आ रही थी। सामने से सच में 3 बोट्स आ भी रही थी और जॉन अपने लोगों को अब अलर्ट होने के कह देता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टॉमी तो उन बोट से नहीं आ रहा था, वो तो अपने आदमियों के जरिए एक टनल का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और टनल के जरिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें दोबारा बोट्स को दिखाया जाता है। बोट्स जॉन के एरिया के करीब पहुंचते ही उस पे से सारे लोग नीचे उतर जाते हैं, लेकिन टॉमी का सबसे अच्छा साथी स्टेक बोट से नहीं उतरता। हालांकि वो जानता है कि किसी भी वक्त जॉन के लोग गोली चलाएंगे और वो मारा जाएगा, पर फिर भी वो वहीं पर टिका रहता है और कुछ छुप कर करता रहता है। असल में वो एक बॉम्ब जलाने की तैयारी कर रहा था। बॉम्ब को वो उसी बोट में छोड़कर खुद पानी के अंदर जंप कर देता है और जैसे ही बोट इनके एरिया के करीब आती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और यहाँ जितने भी लोग जॉन के इकट्ठे हुए थे टॉमी के लोगों को मारने के लिए, वो सब के सब मारे जाते हैं। और ये देखकर जॉन को समझ आ जाता है कि ड्यूक ने उसे धोखा दिया था, डबल क्रॉस किया था। वो असल में था तो अपने डैड के साथ, लेकिन उसने यहाँ जॉन को भी यकीन दिलवाया कि वो उसके साथ है, और इस धोखेबाजी के नतीजे में वो उसके ऊपर गन तान देता है। इससे पहले कि वो ड्यूक को मार देता, यहाँ पर एक और जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और जॉन गिर जाता है। पता चलता है कि ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि टॉमी ने किया था, और अब टॉमी के साथ उसके सारे आदमी यहाँ पर आ चुके थे। उसके आदमियों के यहाँ आने पर जॉन के भी आदमी अलर्ट हो जाते हैं और इस सब के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो जाती है। पर टॉमी के आदमी कुछ ज्यादा ही ट्रेन थे, वो जल्द ही जॉन के आदमियों को मार देते हैं और इस सब के दौरान हम देखते हैं कि टॉमी भी जख्मी हो जाता है। ड्यूक जल्दी से टॉमी के पास जाता है और कहता है आपने यहाँ आने में काफी देर कर दी। खैर, अब वो टॉमी से एक बॉम्ब लेता है और जाकर उन सारे पैसों को जला देता है जिनके जरिए जॉन इस मुल्क को गिराने का प्लान बनाकर आया था। अपने पैसों को जलता देखकर जॉन को समझ आ जाती है कि उसका खेल खत्म हो गया, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता उसे सामने दिख जाता है मौत का फरिश्ता, यानी टॉमी, जो कि गन लेकर खड़ा था। वो बड़े आराम से 2 फायर कर उसे मार सकता था, लेकिन उसने इंतजार किया कि पहले जॉन उससे मारे, क्योंकि वो भी ये जिंदगी जीना नहीं चाहता था। जॉन जब उसके ऊपर 2 फायर करता है, उसके बाद टॉमी उसे एक ही दिल पर फायर करके मार देता है। अब अपने आप को पूरी तरह मरवाने के लिए वो अभी भी जॉन की कार के सामने ही खड़ा था, पर इससे पहले कि जॉन की कार उसे हिट करती, ठीक वक्त पर ड्यूक आकर अपने डैड को साइड पर कर देता है। यहाँ पर अभी भी उम्मीद थी कि टॉमी की जान बच जाती, पर टॉमी खुद ड्यूक से कहता है कि तुम्हारे पास जो गोली है उससे मुझे सुकून दे दो। ड्यूक अपने डैड को नहीं मारना चाहता था, पर वो जानता था कि उसके डैड को सुकून ऐसे ही मिलेगा, इसीलिए वो गोली जो उसकी आंटी ने उसे दी थी वो अपनी गन के अंदर डालता है और उससे अपने डैड को शूट करके खत्म कर देता है। टॉमी को अपने आखिरी पलों वो सब याद आता है जो कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा हुआ था, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसकी बहन, और ऐसे ही वो जिंदगी के सारे अच्छे पल को एंजॉय करते हुए मर जाता है। जिसके बाद ड्यूक अपने लोगों से कहता है कि जितने भी पैसे हैं इन सारे पैसों को जला दो, और खुद वो अब अपने डैड का फ्यूनरल करने लग जाता है। और ऐसे ही टॉमी के फ्यूनरल के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।